सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे एसे 320 विच टॉक्स अबाउट मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। यहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे से कवर करा दूंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बस आपने मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पे इस रिवीजन में आई विल ऑल्सो बी रेफरिंग टू दिस बोर्ड नोट्स। ये बोर्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए इंटरव्यू शुभम केसवानी पे। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ऑडिट रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। हम बात कर रहे हैं सर कौन से स्टैंडर्ड की, फुल एनर्जी के साथ एसे 320 विच टॉक्स अबाउट मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब पहले तो इसका नाम और नंबर याद रखते हैं। मुझे बताओ आप अपने 32 दांतों से 32 टीथ से क्या चबाते हो? सर हम चबाते हैं फूड का मटेरियल। तो ऐसे याद रखना 320 किसकी बात करेगा? मटेरियलिटी की। किसमें? हम मटेरियलिटी यूज करते हैं इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। बिफोर आई डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट वो गलती है जिससे कहीं ना कहीं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है। इस तरह की बड़ी गलती हुई तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कंपनी में अपने पैसे लगाएगा ही नहीं। इसको ये लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं देखो। misstatement including omission is considered to be material कब? या तो इंडिविजुअली या फिर ऐड करके इन एग्रीगेट इट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इकोनॉमिक डिसीजन है, लाइक हो सकता है वो इस तरह की गलती देखे तो वो कहे मुझे अब कंपनी में पैसे ही नहीं लगाने। तो उस तरह की गलती को क्या कहते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। जब मैंने आपको पढ़ाया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट तो मैंने क्या बताया था? ऑडिटर को क्या चाहिए? अरे 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 अरे, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने जैसे बनने चाहिए थे। दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब सवाल आता है मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? कहीं ना कहीं ये मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि कोई मिसस्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं? इसके लिए आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक यूजर है, उसको अपने पैसे लगाने हैं हमारी फेवरेट कंपनी जिसका नाम है रिलायंस में। अब कोई भी बंदा रिलायंस में पैसे लगाएगा तो वो क्या देख के पैसे लगाएगा? कंपनी के प्रॉफिट्स। तो लेट्स से कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 1000 करोड़। अब आपको देखना है कि ये जो 1000 करोड़ के प्रॉफिट्स है ना, इसमें कितने परसेंट की गलती होगी जिससे यूजर को फर्क पड़ेगा। तो मैं एज अ ऑडिटर सोचता हूं 1% की गलती होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2%, 3%, 4% में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर प्रॉफिट में 5% या उससे ज्यादा की गलती हुई तो यूजर को फर्क पड़ेगा। तो आई कैन से 5% इज मटीरियल। तो 1000 करोड़ का अगर मैं 5% लेता हूं तो कितना आता है? 50 करोड़। इसको मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं दिस इज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियलिटी क्या होती है? इसका यह मतलब है कि अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट मिली जिसकी वैल्यू 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, I can feel that that can influence the economic decision of the user, that can be considered to be a material misstatement। बात समझ में आई? तो अगर मैं सिंपल सी बात में बात बोलूं, अगर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की गलती अगर यूजर को दिखेगी तो वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। अब सर ये तो हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी। एक छोटा सा केस और है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो बैलेंस शीट है, इसमें ना एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा है। इस इंटेंजिबल एसेट का नाम है जियो टेलीकॉम लाइसेंस। अब जियो टेलीकॉम लाइसेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर ये टेलीकॉम का लाइसेंस नहीं रहेगा तो जियो बंद हो जाएगी, जियो बंद हो जाएगी तो रिलायंस को भारी नुकसान होगा। अब ये जो टेलीकॉम लाइसेंस है ये लेट से 20 करोड़ का है और इस 20 करोड़ के लाइसेंस में 15 करोड़ की मिसस्टेटमेंट है। तो मुझे बताओ क्या जो रिलायंस का इन्वेस्टर है उसको जब पता चलेगा कि जियो टेलीकॉम लाइसेंस जो एक इंपॉर्टेंट एसेट है वो 20 करोड़ में से 15 करोड़ की गलती है, तो क्या उस इन्वेस्टर को फर्क पड़ेगा? क्या उस यूजर को फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है उस यूजर को फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इवन 15 करोड़ इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट?
इवन 15 करोड़ इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने क्या किया ना, आपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो 50 करोड़ की मटेरियलिटी बना दी, बट अगर आपको ऐसा लगता है दैट देयर इज अ पर्टिकुलर आइटम जिसमें यूजर को कम मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ सकता है, तो आप उसके लिए अलग मटेरियलिटी निकाल सकते हो। यही बात यहां पे लिखी है, इफ यू फील फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगा, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, मैं बोलूंगा पर्टिकुलर एबीसीडी। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए लोअर मटेरियलिटी होनी चाहिए, यूजर को कम मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ता है, तो आप उसके लिए लोअर मटेरियलिटी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहां तक गेम समझ में आती है? हाँ सर। अब आपके मन में पता है क्या आ रहा है? हाँ बताओ सर। आपके मन में आ रहा है सर, जब मटेरियलिटी की अमाउंट 50 करोड़ है, तो हम ऐसा करते हैं ना, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स 50 करोड़ और उसके ऊपर हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं। जो नीचे के आइटम्स हैं, नीचे के आइटम्स को छोड़ देते हैं, वैसे भी वो इममटीरियल है। बट क्या पता ऐसा हो, आपने 35 करोड़ का एक आइटम चेक नहीं किया, इसमें गलती थी। 30 करोड़ का आइटम चेक नहीं किया, इसमें गलती थी। तो इंडिविजुअली तो ये इममटीरियल है, बट जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये 65 करोड़ हो जाता है और ये मटीरियल बन जाता है। तो सर अब क्या करें? मैंने कहा इसका सॉल्यूशन है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये जो प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, बट ऐड होके मटेरियल हो जाती है, इस तरह की गलतियों को पकड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो अब आप क्या करोगे, इधर देखो, व्हाट इज द राइट अप्रोच। आपने क्या करना है, मटेरियलिटी 50 करोड़ पे रखनी है। आप क्या करोगे, आप एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालोगे विच विल बी लेस देन द मटेरियलिटी। एंड जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर हैं, अब आप इनको चेक करोगे। सर इससे क्या होगा, ये जो 30 करोड़ और 35 करोड़ की गलतियां हैं, ये पकड़ में आ जाएंगी। ये जो रिस्क है कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली इमटेरियल हैं बट ऐड होके मटेरियल हो जाती है, ये जो रिस्क है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब ये रिड्यूस हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? सो कहीं ना कहीं, फॉर परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर्स, फॉर टेस्टिंग द आइटम्स, वी यूज अ डिफरेंट मटेरियलिटी। आप इसको नकली मटेरियलिटी भी बोल सकते हो, दैट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या ये गेम सबको समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों लॉजिकली मुझे एक बात बताना, ठीक है, बिना चीटिंग करे, ठीक है, इधर देखो। अगर मैं कहता हूं एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो आप सबको पता है मुझे ऑडिट रिस्क कम रखनी पड़ती है। तो अगर मुझे ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम रखनी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो मैं क्या चाहूंगा सर, आप चाहोगे डिटेक्शन रिस्क कम रहे, कहीं ना कहीं डिटेक्शन रिस्क कम रहे। अब अगर मुझे डिटेक्शन रिस्क कम रखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताओ, ये आइटम्स तो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर रहा था, अब अगर मुझे ये आइटम्स भी टेस्ट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को नीचे लाना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू रिड्यूस योर डिटेक्शन रिस्क, यू वांट टू इंक्रीज योर टेस्टिंग, व्हाट यू हैव टू डू? सर वी हैव टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को नीचे लाना पड़ेगा। क्या गेम समझ में आ रही है? ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में लिखवाई। कितनी मटेरियलिटी की बात कर ली, एक ये टेबल बना दी। एक तो सर हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियलिटी निकालते हैं, जो हमारे केस में थी 50 करोड़। एक हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए, टेस्टिंग के लिए मटेरियलिटी निकालते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो हमारे केस में है 25 करोड़। फिर हमने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर है, जहां यूजर को छोटी मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ता है, तो हम उसके लिए अलग मटेरियलिटी निकालते हैं। एंड अगेन इसकी टेस्टिंग के लिए हम अलग से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालेंगे। गेम समझ में आ रही है? यस। यही बात मैंने अंग्रेजी में लिखवा रखी है, देखो क्या कहता है। जब आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तब आप क्या डिटरमाइन करोगे? मटेरियलिटी फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे केस में कितनी थी? 50 करोड़ रुपीस। फिर अगर आपको लगता है कि एक या उससे ज्यादा पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर हैं, जहां यूजर को छोटी मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ता है देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी, तो फिर आप उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर के लिए अलग से मटेरियलिटी निकालोगे। एंड देन आप क्या करोगे? फॉर परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर, फॉर टेस्टिंग, आप एक नकली मटेरियलिटी निकालोगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसका क्या मतलब है? अगर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और आप कहीं ना कहीं उसी की वजह से
टेस्टिंग ज्यादा करना चाहते हो तो अब आपको अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कम रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको यहां पे करके दिखाया कि अगर मुझे अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है, आई नीड टू रिड्यूस माय परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, तोड़ तोड़ के रिवाइज करते हैं। इट इज अ अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी। मैंने 25 करोड़ पे रखी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इज इट लेस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी? यस सर। फिर क्या कहता है, इसका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं इसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, इसी के लिए मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है। एंड लास्ट में कहता है ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी के लिए नहीं बनाते, it also means you can set this amount at less than the materiality for particular ABCD। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के लिए अलग से मटेरियलिटी सेट की है, तो आप उसके लिए भी एक अलग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालोगे। क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अपने स्टैंडर्ड की फील्ड में जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल यहां पे दे रखा है, इसका जवाब मेरे को दो। इज मटेरियलिटी ऑलवेज अ मैटर ऑफ साइज? क्या मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है? मतलब हमने मटेरियलिटी कितनी निकाली, 50 करोड़ की, तो क्या जरूरी है कि कोई गलती 50 करोड़ या उससे ऊपर होगी तभी वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? क्या कोई छोटी गलती मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर वो छोटी गलती की नेचर ऐसी है कि इसके बारे में यूजर को पता होना चाहिए, तो वो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ साइज। मतलब सर, अगर कहीं ना कहीं एक छोटा सा फ्रॉड भी हुआ है, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रॉड इंडिकेट्स सीरियस फ्लॉ इन द इंटरनल कंट्रोल। देखो, हो सकता है आज फ्रॉड 5 करोड़ का हुआ हो, कल को जाके यही 50 करोड़ का हो जाए, कल को जाके यही 500 करोड़ का हो जाए। फ्रॉड हो कैसे रहा है, इसका मतलब लोगों का इंटेंशन खराब है। तो अगर आपकी कहीं ना कहीं कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, भले ही छोटी अमाउंट का, भले ही इममटीरियल अमाउंट का, उसको भी मटेरियल माना जा सकता है, बिकॉज वहां पे इंटेंशंस खराब है। आज छोटा फ्रॉड हुआ है, कल को जाके बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। सो दिस इंडिकेट्स अ सीरियस फ्लॉ इन द इंटरनल कंट्रोल, जिसपे कहीं ना कहीं इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए, ताकि आगे जाके बड़े फ्रॉड्स ना हो, ग्रेटर लॉसेस ना हो। क्या ये गेम समझ में आ रही है? ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है। अब आ जाओ, पानी के दो दो घूंट लगाते हैं एंड एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस स्टैंडर्ड में आगे बढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब बड़ा ही इजी स्टैंडर्ड है, आपने बेसिक्स क्लियर कर लेगी कि मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या परसेंटेज लगानी है, कितनी तरह की मटेरियलिटी है। जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं ना, नाउ थिंग्स विल बी वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू। ठीक है। पानी के दो दो घूंट लगाओ, गेट रेडी। अब आ जाओ, मटेरियलिटी के बारे में आपने ऑडिट में पढ़ा, बट पता है इससे पहले आप इसके बारे में AS1 में पढ़ चुके हो। तो ये कहता है कि कई बार जो आपके FRF होते हैं, जैसे AS1, इनके अंदर भी डिस्कशन दे रखी होती है अबाउट द मटेरियलिटी, और ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले यहां पे लिखी होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई, मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस, दे आर मटीरियल आइदर इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट। कब हम इनको मटीरियल मानते हैं? इफ दे कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये सेम डेफिनेशन है। अब सवाल आता है, क्या मटेरियल सिर्फ साइज ऑफ द स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है? आंसर इज नो, इट कैन डिपेंड ऑन द नेचर और साइज ऑफ द स्टेटमेंट और बोथ। तो सेकंड पॉइंट हमने यहीं से निकाला। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ द स्टेटमेंट और साइज ऑफ द स्टेटमेंट और बोथ। नेचर का क्या मतलब है? इवन अगर फ्रॉड छोटे अमाउंट का है, उसको भी हम मटेरियल स्टेटमेंट मान सकते हैं। एंड सर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, दे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यूजर का क्या मतलब है? क्या मैं किसी पर्टिकुलर यूजर की बात कर रहा हूं या यूजर्स एट लार्ज? सर आप जनरल यूजर्स की बात कर रहे हो, जनरल शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हो। सो कह रहा है, जब भी आप मटेरियलिटी को बारे में जज कर रहे हो, जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी, यू शुड कंसिडर कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर, नॉट अ पर्टिकुलर यूजर, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। तो मैं बताऊं ना, जो समझदार बच्चा है वो इसी डेफिनेशन में से 3 पॉइंट्स निकाल लेगा। आ जाओ एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करो कि FRF में मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है। मिस स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड मटेरियल
इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इफ दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। अब मुझे बताओ मटीरियलिटी किस पे डिपेंड करती है? जजमेंट अबाउट द मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट और साइज ऑफ द स्टेटमेंट और बोथ। तीसरा पॉइंट क्या था? अबाउट द यूजर। क्या मैं किसी पर्टिकुलर यूजर की बात कर रहा हूं, उसकी नीड की बात कर रहा हूं, या कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी यू नीड टू कंसीडर द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। क्लियर है बॉस? ठीक है। अब सर इसके बाद बस एक छोटी सी बात दे रखी है, अगर मटेरियलिटी की डिस्कशन एफआरएफ में दे रखी है तो ऑडिटर इसी को रेफर करके चल सकता है। बट अगर मटेरियलिटी की डिस्कशन एफआरएफ में नहीं दे रखी तो जो ऊपर मैंने आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इनको आप रेफर करके चल सकते हो। इस पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आ जाओ एक बार इसको यहां से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? FRFs often discuss the concept of materiality in the context of preparation and presentation of financial statement. Explain। तो explain में कुछ नहीं करना, यही जो 3 पॉइंट्स बताए एज इट इज आपने लिखने हैं। क्या पूरा पूरा पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 to 4 मार्क्स इन योर एग्जाम। अब सर इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर। ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है ये आपके शेड्यूल 3 में दे रखे हैं। कहीं ना कहीं शेड्यूल 3 कहता है ये चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या? अगर आपकी कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर है विच इज मोर देन दिस लिमिट, आपने उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। अगर आपकी कोई भी इनकम और एक्सपेंस है विच इज मोर देन दिस लिमिट, आपने उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। लिमिट क्या है? 1 1। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, 1 1। 1 1 का क्या मतलब है? 1% फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर। अगर इससे ज्यादा का कोई भी इनकम और एक्सपेंस है आप उसको अलग से डिस्क्लोज करके चलोगे। सिंपल सिंपल सर। इसके अलावा ये कहता है अगर कंपनी में कोई भी बड़ा शेयर होल्डर है, बड़ा यानी जो कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, जितने भी शेयर हैं उसमें से 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो आप उसके डिटेल्स दोगे ये बताते हुए कि वो कितने शेयर होल्ड करता है। तो ये गेम याद रखना, एक गेम 1 की है, दूसरी 5 की, 1 और 5 की गेम आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल, जो आप ऑडिट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? यूजर्स के लिए। जो आपने मटेरियलिटी निकाली किसको ध्यान में लग के निकाली? यूजर्स को, कि यूजर को कौन सी मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो जब आप मटेरियलिटी निकाल रहे हो क्या आपको यूजर्स को लेके कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी? यस, 4 अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी। मैंने बोला 4 अजम्पशंस, मतलब इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। वाह सर, मजा आ जाएगा। तो अगला सवाल यही है, ऑडिटर्स अजम्पशन अबाउट द यूजर्स व्हाइल ही कैलकुलेट्स मटेरियलिटी। सबसे पहली अजम्पशन यूजर को लेके क्या होनी चाहिए? क्या यूजर गधा है या यूजर इज नॉलेजेबल, उसको अकाउंट्स की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आते हैं? सर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यूजर गधा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि यूजर समझदार आदमी है। सो यू कैन अज्यूम दैट यूजर हैज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। एंड ये नॉलेज के साथ साथ इसके अंदर एक उत्सुकता है, एक विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसके बाद के जो 2 पॉइंट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हैं। यूजर जानता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, उनका ऑडिट हुआ है, ये किसके बेसिस पे हुआ है? एज पर द मटेरियलिटी। एंड मटेरियलिटी की छोटी बहन है अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है? यूजर रिकॉग्नाइज करता है कि दैट देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन द यूज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। हो सकता है जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट बनाए और जो एक्चुअल आउटकम हो डिफरेंट हो सकता है मैनेजमेंट की जजमेंट्स गलत हो जाएं बिकॉज ऑफ सम फ्यूचर इवेंट्स। हो सकता है फ्यूचर में जो केस का डिसीजन है वो एंटिटी के फेवर में आए ही ना। सो ही नोज दैट देयर इज अ अनसर्टेनिटी व्हेनेवर देयर इज अ यूज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, जजमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। इसको हम प्यार से बोलते हैं AEJFE। से विद मी, AEJFE। AEJFE यानी अनसर्टेनिटी कब होती है? जब आप यूज करते हो अकाउंटिंग एस्टीमेट, जजमेंट और फ्यूचर इवेंट्स। क्या पहले तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? एक बार वापस रिवाइज कराओ। यूजर कैसा बंदा है? नॉलेजेबल बंदा है, इसके पास नॉलेज है अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज, अबाउट द अकाउंटिंग, एंड साथ ही साथ इसके अंदर विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2 क्वालिटीज हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करी, क्या क्या, कौन सी वो 2 बहनें थी? मटीरियलिटी और अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एज पर मटीरियलिटी, प्लस उनमें अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ AEJFE। AEJFE यानी अकाउंटिंग एस्टीमेट, जजमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर है बॉस? यस सर। अब सर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
he will make reasonable economic decision based on financial statement. He will make reasonable economic decision based on financial statement. तो इसी के लेके हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी लास्ट लाइन रीड करो. हम यहाँ पे मटेरियलिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं देखना है कि यूजर्स आर रीजनेबली मेक, हम एज अ ऑडिटर रीजनेबली मेक कर रहे हैं कुछ अजम्पशंस अबाउट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कहता है व्हाट आर द रीजनेबल मैटर्स विच आर लाइकली टू बी अज्यूम्ड बाय द ऑडिटर इन दिस रिस्पेक्ट. तो मुझे बताओ यूजर को लेके हम क्या क्या चीजें अज्यूम करते हैं, एक बार शॉर्ट में बता दो. यूजर समझदार है, ही इज नॉलेजेबल, ही इज विलिंग टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो बहनें क्या थी? मटीरियलिटी, अनसर्टेनिटी. एंड इस सबको ध्यान में रखते हुए ही विल टेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन. इज द सेकेंड पार्ट क्लियर? पक्का? पक्का सर. अब आ जाओ, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट का क्या गेम है? मैंने कहा अब आपने यूजर्स को समझ लिया, नाउ इज द टाइम टू कैलकुलेट द मटीरियलिटी. बट मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? बेंचमार्क. ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क. रेडी रेडी रेडी. अब सर सवाल आता है, ये बेंचमार्क का क्या रोल है? समझना. बेंचमार्क का मतलब है a percentage is applied to the benchmark to calculate the materiality for financial statement. जब मैंने आपको ये वीडियो की स्टार्टिंग करी तो मैंने भी मटीरियलिटी निकालने के लिए परसेंटेज लगाई थी. ये परसेंटेज मैंने किस पे लगाई थी? प्रॉफिट्स पे. तो कैन आई से प्रॉफिट वाज द बेंचमार्क आई यूज्ड टू कैलकुलेट द मटीरियलिटी? यस. अब सर ये बेंचमार्क क्या होता है, कैसे होता है, समझना. कैसे डिटरमाइन किया जाता है बेंचमार्क? तो ये कहता है देयर आर सर्टेन फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द बेंचमार्क. सबसे पहले ये बेंचमार्क आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाना है. बोर्ड पे देखते चलो. आपने देखने एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एलिमेंट्स का क्या मतलब है मुझे बताओ? बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी. ठीक है. पीएनएल के अंदर क्या आती है? इनकम और एक्सपेंसेस. अब इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट उठाना है? तो ये कहता है ऐसा आइटम उठाओ ऑन विच यूजर्स अटेंशन इज फोकस्ड. तो आप बताओ एक यूजर किस पे फोकस करता है? अगर लॉस मेकिंग एंटिटी है तो रेवेन्यू पे, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है प्रॉफिट पे, या फिर एंटिटी की नेट वर्थ पे जिसको कहते हैं नेट एसेट्स. नेट एसेट्स यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसको आप प्यार से इक्विटी भी बोलते हो. ठीक है सर. इसके अलावा एंटिटी वाले पॉइंट्स क्या हैं? एंटिटी वाले पॉइंट्स में आपने देखने नेचर ऑफ द एंटिटी की. एंटिटी क्या धंधा कर रही है? वेयर इज इट इन द लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल क्या क्या होती है सर? एंटिटी जब स्टार्ट होती है उसको स्टार्टअप कहते हैं, फिर एक ग्रोथ स्टेज आती है, फिर एक मेच्योरिटी स्टेज आती है एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन. उसके अलावा आपने देखना है किस इंडस्ट्री में ये एंटिटी है. व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टार्टअप है जैसे कि स्विगी, ये कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? फूड डिलीवरी इंडस्ट्री का. अब ये एंटिटी तो लॉसेस में चल रही है, तो इसका हम बेंचमार्क क्या उठाएंगे? रेवेन्यू. वी कैन टेक रेवेन्यू एज द बेंचमार्क. फिर आप क्या देखोगे? ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड. अगर एंटिटी ने डेट ले रखा है तो आपका फोकस किस पे रहेगा? जो उसके एसेट्स हैं और कौन से एसेट्स हैं जिन पे चार्ज क्रिएट करके उसने लोन लिया है. तो ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग है ना, ये आपका एफएम का एक चैप्टर है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जिसमें इक्विटी और डेट की बात होती है. तो वही आपने कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि बेंचमार्क क्या होना चाहिए. एंड लास्ट में आता है वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. वोलेटिलिटी का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं देखता हूँ कंपनी का जो रेवेन्यू है, इट इज अ वेरी स्टेबल रेवेन्यू, आराम आराम से ग्रो कर रहा है. बट इसके जो प्रॉफिट्स है ना, ये तो सर बड़े वॉलेटाइल हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो किसको चूज करेंगे एज अ बेंचमार्क? हम रेवेन्यू को चूज करेंगे जिसमें वोलेटिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है. तो ये आपके 5 फैक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है, जिनको आप कंसीडर करते हो टू आइडेंटिफाई द बेंचमार्क. अब सर इन फैक्टर्स को याद कैसे रखना है? ठीक है, अभी जो एमटीपी हुआ हाल ही में, एमटीपी May 26. अब सर अगर एमटीपी May 26 में आया तो इंपॉर्टेंट तो है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमको कहीं ना कहीं पांच फैक्टर्स अच्छे से कवर करके चलने हैं. तो इसके लिए अगर आप अपनी किताब पे आओगे ना, मैंने आपको एक छोटी सी क्यूट सी फन मेमोरी टेक्निक दी थी. क्या? हम किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं? रिलायंस में. ठीक है, तो आपको बेंचमार्क किसका निकालना है? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी बस एक बार फ्लो समझ लेना, सारे पॉइंट्स में दिमाग में सेट कर दूंगा. अब रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर का जो अटेंशन है वो किस पे फोकस होता है? सर हमारा फोकस तो इस खूबसूरत चेहरे पे है, यानी हमारे प्यारे प्यारे मुक्कू भाई. अब मुक्कू भाई रिलायंस के कौन है? ओनर.
आपको पता है रिसेंटली मार्केट में एक अफवाह उठी थी कि मुक्कू भाई की हेल्थ खराब हो गई है। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल पे दिक्कत आने वाली है, इनकी हेल्थ खराब हो गई है। अब जब लाइफ साइकिल पे दिक्कत आ रही थी, हेल्थ खराब हो रही थी, मार्केट में न्यूज़ आई, इनका शेयर प्राइस गिर गया। अब जब वापस पता चला मुक्कू भाई तो एकदम फिट है, वो तो मस्त गरबा-वरबा कर रहे हैं, मस्त शादियों में नाच रहे हैं, ठीक है? बच्चों की पार्टी-वार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो शेयर प्राइस वापस बढ़ गया। मतलब शेयर प्राइस में क्या आ गई? वोलेटिलिटी। तो 5 पॉइंट आपने बस ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसमें देखो कौन से ऐसे आइटम हैं जिस पे यूज़र का अटेंशन फोकस्ड है। तीसरा पॉइंट क्या है? ओनर। सर ओनर का क्या मतलब है? मैंने कहा ओनर का मतलब है ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड। अगर डेट फाइनेंसिंग है तो आपका फोकस एसेट्स पे रहेगा, कौन से एसेट्स गिरवी रखवा के डेट लिया है। आहा, मजा आ गया सर। फिर देखो लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? नेचर ऑफ द एंटिटी, ये अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ है, इसका इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है। एंड लास्ट में आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यानी वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स डन डनाडन डन। अब बेंचमार्क के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, आ जाओ इनको यहाँ से रीड करते हैं। क्या-क्या बेंचमार्क हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई प्रॉफिटेबल एंटिटी है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी है तो टोटल रेवेन्यू ले लो या ग्रॉस प्रॉफिट ले लो। गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए क्या देखा जाता है कि वो एंटिटीज कितना खर्चा कर रही हैं, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस। इसके अलावा आप एंटिटी की इक्विटी या नेट एसेट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही चीज इन्होंने समराइज कर रखी है। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर उनका प्रॉफिट वॉलेटाइल है या फिर लॉस मेकिंग है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे भी फोकस कर सकते हो या फिर टोटल रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, यस सर। अब एक बात बताओ सर, मैंने कहा क्या ये जो हम बेंचमार्क उठा रहे हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट उठा रहे हैं, ये हम कहां से उठाएं? व्हाट इज द रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा? तो क्या होता है ना, गेम समझना। कई बार जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो कंपनी के जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं रेडी नहीं होते। अब जब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी नहीं है और आपने ऑडिट वगैरह करना है, ठीक है, तो अब आप प्रॉफिट की फिगर कहां से उठाओगे? तो ये कहते हैं 3 ऑप्शन है। या तो आप पिछले साल का प्रॉफिट ले लो, या आप पीरियड टू डेट ले लो। पीरियड टू डेट यानी 9 महीने का प्रॉफिट ले लो। जो प्रॉफिट है उसको 9 महीने से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का आ जाएगा, ठीक है। या अगर कंपनी ने कोई बजट या फोरकास्ट बना रखा है, आप वहां से भी प्रॉफिट उठा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट की फिगर आप उठाओ उसको आपने एज इट इज नहीं उठाना, एडजस्ट करना है। एडजस्ट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एंटिटी सर्कमस्टेंसेस एंड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं ऑडिट कर रहा हूं एक एयरलाइन का जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइन। इसका प्रॉफिट कितना था पिछले साल का? 100 करोड़। अब इंडस्ट्रियल फैक्टर यह है कि इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है, तो क्या मुझे प्रॉफिट भी 20% से बढ़ा देना चाहिए? हाँ। इसके अलावा एंटिटी के जो सर्कमस्टेंसेज है, उन्होंने एक एंटिटी एक्वायर करी है जिसका नाम है स्पाइस जेट। वैसे स्पाइस जेट की स्पाइस खत्म हो चुकी है, बट इन्होंने स्पाइस जेट को एक्वायर किया कि भाई हम इसको थोड़ा मसालेदार बनाएंगे। अब स्पाइस जेट के भी जितने प्रॉफिट्स और लॉसेज हैं उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप पिछले साल का प्रॉफिट एज इट इज नहीं उठा सकते। अगर कुछ इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं, एंटिटी के कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं, उनको भी आपने एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसी को आप बेंचमार्क यूज करके उसमें परसेंटेज लगा के आप मटेरियलिटी निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो अभी तक हमने 3 स्टेजेस में क्या डिस्कस किया? मटेरियलिटी के बारे में एफआरएफ्स में दे रखा है। उसके बाद अगर आपको मटेरियलिटी निकालनी है तो आप यूजर्स के बारे में कुछ चीजें अज्यूम करते हो। अब मटेरियलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? बेंचमार्क। आप बेंचमार्क पे परसेंटेज लगा के मटेरियलिटी निकालते हो। फोर्थ स्टेज में क्या है सर? हम मटेरियलिटी किस किस के लिए निकालते हैं? तो सबसे पहले ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी, और नकली मटेरियलिटी जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर अगर लगता है किसी पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कम अमाउंट की मिसस्टेटमेंट से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी के कंपैरिजन में कम अमाउंट की मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है, तो इसके लिए आप अलग मटेरियलिटी निकालते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर अलग से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, मटेरियलिटी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, इसके ऊपर आईसीआई ने कुछ 3 एग्जाम्पल वाला एक अलग से टॉपिक बना रखा है। आ जाओ इसको करते हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल में एकदम छुप के बैठा है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्या कहता है? कहता है देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, या आप बोल दो फैक्टर्स, जहां पे कुछ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर है, जहां पे यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी से कम अमाउंट से भी
फर्क पड़ता है। मतलब सर अगर इनकी वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी से कम है तो भी आपको ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, यूजर्स को बतानी पड़ेंगी। क्या है सर ये चीजें, इधर देखो। कहता है जब भी यूजर का अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस, तो अगर आपकी एंटिटी ने कोई नया बिजनेस एक्वायर किया है तो भले ही उसकी वैल्यू 50 करोड़ से कम है, आपको इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हम इसको मटेरियल मान लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अभी एचयूएल ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर किया तो इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया कि हमने मिनिमलिस्ट एक्वायर करी है। सो बट अटेंशन कहां पे फोकस है कि एंटिटी एक नया बिजनेस लेके आई है, एंटिटी एक नया बिजनेस एक्वायर किया है। तो अगर एंटिटी ने एक नया बिजनेस एक्वायर किया है तो उसको आप डिस्क्लोज करके चलो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल। फिर क्या कहता है, कहता है आपकी एंटिटी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री में कुछ की डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, भले ही वो मटेरियल ना हो बट हमें ये चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एंटिटी है सिप्ला जो ऑपरेट कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 50 करोड़ से कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम है, आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में कुछ की डिस्क्लोजर्स हैं, दे हैव टू बी गिवन इररिस्पेक्टिव वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी से कम है या नहीं। ठीक है, ज्यादा है या नहीं, मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। कहता है अगर लॉ रेगुलेशन ने या एफआरएफ ने कहीं ना कहीं यूजर्स की एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रखी है कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स डिस्क्लोज होंगे ही होंगे, अगर लॉ रेगुलेशन ने या एफआरएफ ने यूजर्स की एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रखी है कुछ पर्टिकुलर आइटम्स डिस्क्लोज होंगे ही होंगे, तो अगेन भले ये आइटम्स मटेरियलिटी से कम है आपने इनको डिस्क्लोज करना है। एग्जांपल एफआरएफ का एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जिसके बारे में एएस 18 कहता है। लॉ रेगुलेशन का एग्जांपल है रेम्युनरेशन टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी जिसके बारे में कंपनीज एक्ट कहता है। तो ये आपने डिस्क्लोज करनी है भले इनकी अमाउंट कुछ भी हो। क्या आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए? हाँ, तो ये जो चीज है जैसा मैंने बताया छुप के बैठी है, तो ये 3 डिस्क्लोजर आपने ध्यान रखने हैं। इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, हमें ये डिस्क्लोजर देने हैं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में न्यू इंडस्ट्रियल लॉ में लिखा है। कहां लिखा है? न्यू इंडस्ट्रियल लॉ में लिखा है। न्यू इंडस्ट्रियल लॉ का क्या मतलब है? न्यू का मतलब है न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस। अगर कोई भी एंटिटी नया बिजनेस लेके आए, इट इज जस्ट लाइक आपका दोस्त कोई नई चीज ही लेके आता है तो आपका ध्यान जाता है ना क्या लेके आया। तो अगर एंटिटी कोई नया बिजनेस लेके आई वो डिस्क्लोज करवाओ। उसके अलावा इंडस्ट्रियल का क्या मतलब है, अगर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डिस्क्लोजर हैं जो होते हैं तो आपकी एंटिटी को भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आर&डी कॉस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड लॉ का मतलब है, लॉ ने बोला करने का मतलब करने का। अगर लॉ रेगुलेशन या एफआरएफ कहते हैं कि कुछ चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए तो कर दो। एग्जांपल रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड रेम्युनरेशन टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अब दिखाता हूं इसका क्वेश्चन कैसा दिखता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, whether the misstatements of lesser amount than materiality for financial statement influence the economic decision of the user, explain with example। मतलब कह रहे क्या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां पे जो मिस स्टेटमेंट है भले ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम है फिर भी क्या आप उनको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मान सकते हो? मैंने कहा इफ देर इज अ पर्टिकुलर ABCD। अब वो पर्टिकुलर ABCD के क्या एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल यहां पे दे रखे हैं, न्यू इंडस्ट्रियल लॉ। क्लियर है बॉस? यस सर। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, सी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखो हम ऑडिट कर रहे हैं कंपनी का जिसका रेवेन्यू 25 करोड़ है। कंपनी को सैंक्शन हुआ है टर्म लोन 50 लाख का फ्रॉम अ बैंक। अब आप लॉजिकली सोचो, जिसका रेवेन्यू 25 करोड़ है, क्या इसके सामने 50 लाख की अमाउंट कोई मैटर करती है? नहीं मैटर करती, ये मटेरियल नहीं है। However, at the end of the year, only 1 lakh rupees is availed due to the delay in procurement of asset. Financial statement don't disclose the nature of security against which the loan is taken। कहता है ये जो लोन आपने 50 लाख का लिया, किस सिक्योरिटी को गिरवी रखवा के लिया, ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जो हमारा स्केड्यूल 3 है वो कहता है ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका एफआरएफ कहता है डिस्क्लोज्ड होना चाहिए तो क्या ये चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए? ऑब्वियसली डिस्क्लोज होनी चाहिए। वही पॉइंट है कि लॉ ने बोला करने का, एफआरएफ ने बोला डिस्क्लोज करने का, मतलब करने का। यहां पे अमाउंट मैटर नहीं करती। सो यही बात लिखी है, discuss whether the non-disclosure is material for the auditor। Yes, it is material. If there is a statutory requirement, that means it is required by law or FRF, it is considered to be material।
Hence the amount involved is irrelevant. ये जो अमाउंट है 50 लाख की, ये irrelevant है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है, यहां तक सब बातें क्लियर हैं। बस अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। देखो क्या कहता है। अब जो आपने मटेरियलिटी सेट करी है, क्या सर हम इस मटेरियलिटी को चेंज कर सकते हैं? कैन वी रिवाइज द मटेरियलिटी? आंसर इज यस। 3 रीजन की वजह से चेंज कर सकते हैं, बोर्ड पे देखना। अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिल गई, नई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, आपने जो मटेरियलिटी निकाली थी वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे निकाली थी, ठीक है। अब नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए हैं, तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर चेंज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है आप मटेरियलिटी उस पर परसेंटेज अप्लाई करके लगाते हो। तो अगर प्रॉफिट ही बदल गया तो मटेरियलिटी भी बदल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहता है, चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वॉट डू मीन बाय दिस, समझो। मैंने कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करे, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जब मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया तो मुझे पता चला परचेज ऑर्डर नहीं है। परचेज चेक करा था, परचेज ऑर्डर नहीं है। अगर परचेज ऑर्डर नहीं है मतलब कंट्रोल्स खराब है, कंट्रोल रिस्क इज हाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। अब अगर मुझे डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस करनी है तो मुझे टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वापस वो डायग्राम दिखाओ सर, तुमको डायग्राम देखना है। अगर अब मुझे ये आइटम्स भी, नीचे वाले आइटम्स भी टेस्ट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को नीचे लाना पड़ेगा। तो आपको अपनी मटेरियलिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। कहाँ गया, कहाँ गया? यस, यू हैव टू रिड्यूस योर मटेरियलिटी, ठीक है। एंड लास्ट में कहता है चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। अगर एंटिटी ने डिसाइड किया कि उसको अपना कोई बिजनेस सेल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यूजर्स का फोकस इस पे आएगा, इसको भी आप मटेरियल मान सकते हो। तो 3 रीजन है मटेरियलिटी चेंज करने के, एक तो नया और 2 चेंजेस। एक तो नया और 2 चेंजेस। नया यानी न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंज किस में? ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में, और चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। इजी? यस सर। अब एक बात समझना, अगर कंपनी के जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं दे आर लोअर, इसी पे परसेंटेज लगा के आप मटेरियलिटी निकालते हो, तो मटेरियलिटी भी नीचे खिसकेगी। अब अगर मटेरियलिटी नीचे खिसक रही है तो इसके नीचे जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो भी नीचे खिसकेगी। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीचे खिसकेगी तो हमने क्या सीखा था? सर हमने सीखा था ये है मटेरियलिटी, ये है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। हम इसके ऊपर के आइटम्स चेक करते हैं। तो अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीचे आ गई तो मुझे ये आइटम भी चेक करने पड़ेंगे, यानी माय टेस्टिंग विल इंक्रीज। इट विल इम्पैक्ट माय नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यही बात लिख रखी है। तो ये कहता है ये जो अब आपने मटेरियलिटी चेंज करी, इफ यू कंक्लूड अ लोअर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एबीसीडी, तो कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नीड टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो भी नीचे जाएगी। एंड अगर वो नीचे जाएगी तो आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, और यू ऑल्सो नीड टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है बॉस? यस सर। तो इस पे देर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 क्या कहता है। कहता है मटेरियलिटी फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नीड टू बी रिवाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग ऑडिट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल नहीं है, आपको रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी के 3 रीजन बताने हैं। एक तो नया और 2 चेंजेस। नया यानी न्यू इन्फॉर्मेशन, 2 चेंजेस यानी चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हमको बिजनेस डिस्पोज ऑफ करना है। एंड चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर उसके बाद कहता है ये ऐसा क्यों हुआ है? न्यू इन्फॉर्मेशन का इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि अगर कंपनी के जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, तो कहीं ना कहीं अब एक्चुअल प्रॉफिट चेंज हो गया तो मटेरियलिटी भी चेंज होगी, ऑडिटर हैज टू रिवाइज द मटेरियलिटी। एंड लास्ट में बस इतना लिखा है, अगर आप मटेरियलिटी रिड्यूस करोगे तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिड्यूस होगी, एंड कहीं ना कहीं अब आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। अब आखिरी में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जितनी भी मटेरियलिटी आपने स्टैंडर्ड में निकाली आप इनको डॉक्यूमेंट करोगे, यानी मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर एबीसीडी। इन्हीं के लिए आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली है, उसको भी डॉक्यूमेंट करो। एंड अगर आपने मटेरियलिटी को रिवाइज किया, चेंज किया, वो भी आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे, ठीक है। फिर कहता है सर मटेरियलिटी ऑडिट में कैसे लगती है, तो मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूं, सुनो। मटीरियलिटी सबसे पहले तो इट हेल्प्स यू टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। कैसे हेल्प करती है टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट? इधर देखो, हमने मटीरियलिटी कितने रुपए की निकाली? फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए की। इसका मैंने 10% लिया, दैट इज 5 लाख रुपीज। लेट से दिस इज माय परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब है अगर कोई भी बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम 5 लाख या उससे ऊपर है, इसको कहीं ना कहीं ऑडिटर टेस्ट करके चलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी बैलेंस शीट थी, इसमें मैंने देखा 5 लाख वाले आइटम्स कौन कौन से हैं, पीपी, इन्वेंट्री, डेटर्स, इनको तो मैं टेस्ट करूंगा, और कैश मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए तो उसको भी मैं टेस्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं मटेरियलिटी के बेसिस पे मैंने प्लान किया मुझे कौन कौन से आइटम्स टेस्ट करने हैं।
एंड इन्हीं पे अब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अब सर जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो क्या सारी ट्रांजैक्शन चेक करोगे? नहीं, इसमें हम सैंपलिंग करेंगे, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट वी कवर, दैट इज एसए 530। अब जब आप सैंपल टेस्टिंग करते हो आपको गलतियां मिलती हैं जिसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। इन मिस स्टेटमेंट्स के साथ कैसे डील करना है इसके बारे में लिखा है एसए 450। तो मैं आपको बताऊं ना, तीनों स्टैंडर्ड्स कनेक्टेड हैं। एसए 320 जो आपको बताता है क्या क्या आइटम्स टेस्ट करने हैं, विच हेल्प्स यू टू डिसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट, प्लानिंग में हेल्प करता है। फिर आपने टेस्टिंग कैसे करनी है, सैंपलिंग कैसे करनी है, इसके बारे में लिखा है एसए 530 में। और सैंपल निकाल के जब गलती मिलती है उसका क्या करना है इसके बारे में कहां लिखा है, एसए 450 में। तो यही बात मैंने ऊपर अंग्रेजी में लिखी है, क्या कहता है, मटीरियलिटी पूरे ऑडिट में यूज होती है। सबसे पहले इट हेल्प्स यू टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हो आपको मिस स्टेटमेंट मिलती है, यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। अगर या तो मैनेजमेंट करेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आप अगर करेक्ट नहीं करती तो उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो चेक करो, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफ दे आर मटेरियल यू मॉडिफाई योर ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये बेसिक सी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद कहता है मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, डेफिनेटली दे आर कंसीडर्ड थ्रू आउट ऑडिट। मुझे बताओ ऑडिट में आप सबसे पहला प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट इज आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बेसिस पे क्या परफॉर्म करते हो? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसको आप बोलते हो टेस्टिंग। और टेस्टिंग करके अगर आपको लगता है कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है तो उसका इंपैक्ट देखो ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। सो दिस इज योर बेसिकली थ्रू आउट ऑडिट का मतलब है ऑडिट में पहले रैप फिर फैप, और फैप करके अगर कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स लगती हैं जो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा, उसका इंपैक्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पे देखोगे। सो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बस लास्ट क्वेश्चन है, खुश हो जाओ। ये कहता है ऑडिटर शुड कंसीडर मटेरियलिटी थ्रू आउट ऑडिट, डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब वही है रैप फैप और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना, तो ऑडिट रिस्क का मतलब है गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हैव अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर है बॉस? यस सर। तो यहां मैं कह सकता हूं मटेरियलिटी का जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है दैट इज कंप्लीट। इसमें कुछ छोटे से नोट्स दे रखे हैं, इन नोट्स को मैं एक बार क्विकली आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अगर मैंने प्लानिंग मटेरियलिटी निकाली, प्लानिंग मटेरियलिटी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी, वो हमारे केस में कितनी थी, लेट्स से 50 करोड़ रुपीस। तो क्या अगर कोई मिसस्टेटमेंट 50 करोड़ से नीचे है तो मैं उसको मटेरियल नहीं मानूंगा? मैं उसको भी मटेरियल मान सकता हूं, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। इफ इट इज अ फ्रॉड इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। फिर उसके बाद वही लिखा है कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो मटेरियल हो सकते हैं, एग्जांपल फ्रॉड। क्या फ्रॉड को पकड़ने के लिए कोई पर्टिकुलर मैं प्रोसीजर डिजाइन कर सकता हूं? नहीं, ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं लिखे। फिर उसके बाद मटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए, बेंचमार्क कैसे डिसाइड होना चाहिए, बेंचमार्क कितना होना चाहिए, इसके बारे में कहीं नहीं लिखा। इट इज डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी से क्या पता चलता है, कौन कौन से आइटम्स टेस्ट करने, दैट इज योर ऑडिट स्कोप, एंड पता चलता है कितनी टेस्टिंग करनी है, दैट इज योर लेवल ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद कोई चीज मटेरियल है या नहीं, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई चीज 50 करोड़ से ऊपर है तो वही मटेरियल होगी, नहीं। हो सकता है आप ये देखो कि यार लास्ट ईयर से इस ईयर में इस इनकम में या इस एक्सपेंस में बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज आ गया है। सो अगर मैं कंपेयर करता हूं प्रीवियस ईयर से, इस साल बहुत ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, तो मुझे ये आइटम भी टेस्ट करना है, तो आप उस आइटम को भी टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट है इन योर पीएनएल इट इज वेरी हाई इम्पैक्ट, या फिर उसमें देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, आप उसको भी मटेरियल मान सकते हो और उसको भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मुझे आपको बताने थे, एंड यहां मैं बोल सकता हूं मटेरियलिटी द होल चैप्टर इज डन डनाडन डन। अब दोस्तों जाने से पहले आपके लिए एक है बढ़िया वाला सरप्राइज। सरप्राइज का क्या मतलब है? वन पेजर रिवीजन ऑफ एसए 320। आ जाओ, एक पेज में पूरा 320 रिवाइज कराता हूं, तो अगर आप चाहो तो पानी के दो दो घूंट लगा लो एंड गेट रेडी फॉर दिस रिवीजन। बस बोर्ड पे देखते चलना, पूरा स्टैंडर्ड माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहले 32 दांतों से क्या चबाते हैं सर? 32 दांतों से चबाते हैं मटेरियल। तो ये बात करते हैं मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। सबसे पहला टॉपिक हमने किया, एफआरएफ में होती है डिस्कशन अबाउट द मटेरियलिटी। तो सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या थी, मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट हम इनको मटेरियल मानते हैं कब, इफ दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट मैंने इसी में से निकाला था, मटेरियलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट और बोथ। इसके बाद हम कौन से यूजर को पकड़ रहे हैं, क्या हम किसी पर्टिकुलर यूजर की बात करें या वी आर कंसिडरिंग द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर? सर, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर।
इसके बाद जब आप मटेरियलिटी निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ अजम्पशंस बनानी है अबाउट द यूजर। सर अजम्पशन क्या थी? सबसे पहले तो यूजर नॉलेजेबल है, यूजर हैज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, एंड अकाउंटिंग। इसी के साथ इसके अंदर एक विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो बहनें कौन सी थी? मटेरियलिटी और अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एज पर मटेरियलिटी, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देयर इज अ अनसर्टेनिटी व्हेनेवर इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ AEJFE, अकाउंटिंग एस्टीमेट, जजमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स, एंड इस सब के बेसिस पे यूजर विल मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं हम बेंचमार्क यूज करते हैं जिसपे हम एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट द मटेरियलिटी। क्या क्या फैक्टर्स थे? याद है मुक्कू भाई की शक्ल? हाँ, हमें बेंचमार्क निकालना है फॉर रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला पॉइंट क्या था? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आ जाते हैं आपके बैलेंस शीट के आइटम एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, पीएनएल के आइटम इनकम और एक्सपेंसेस। उन आइटम्स में देखो यूजर का अटेंशन किस पे फोकस्ड है, तो हमारा फोकस किस पे है? मुक्कू भाई पे। मुक्कू भाई यानी ओनर। तो अगला पॉइंट था ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग। बेसिकली आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हो, अगर ये डेट फाइनेंस्ड एंटिटी है तो हमारा फोकस एसेट्स पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुक्कू भाई की लाइफ साइकिल पे दिक्कत आई थी, तो अगला पॉइंट यही था, नेचर ऑफ द एंटिटी, लाइफ साइकिल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी किस स्टेज में है इन द लाइफ साइकिल, एंड किस इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करके चल रहे हैं। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था किस पे, कि सर जब लाइफ साइकिल पे इशू आया तो इनका शेयर गिर गया, बाद में शेयर ऊपर आया, दैट इज वोलेटिलिटी। तो लास्ट में यू कंसिडर द वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। फिर उसके बाद हमने दो टाइप्स ऑफ मटीरियलिटी निकाली, एक तो मटीरियलिटी फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर में यूजर को छोटी मिसस्टेटमेंट से भी फर्क पड़ता है तो उसके लिए अलग से मटेरियलिटी निकालो। एंड दोनों में ही ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए हम क्या निकालते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर मैंने कहा जो मटेरियलिटी निकाली है इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, दैट इज रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। ये कब? या तो कुछ नया मिला या दो चेंजेस। नया क्या मिला? नई इन्फॉर्मेशन, मतलब जो एंटिटी के एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं दे आर डिफरेंट, तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट डिफरेंट है तो उस पर परसेंटेज लगा के मटेरियलिटी भी चेंज होगी। चेंज क्या क्या हुई है? चेंज है ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ड्यू टू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑडिटर को लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो उसको डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी, टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करेगा? मटेरियलिटी को नीचे लाएगा ताकि वो ज्यादा आइटम्स टेस्ट कर सके। फिर कहता है चेंज इन द एंटिटी सर्कमस्टेंस, अगर एंटिटी डिसाइड करे कि मुझे अपना कोई मेजर बिजनेस डिस्पोज ऑफ करना है तो यूजर का अटेंशन भी इस पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा जो भी मटेरियलिटियां निकाली हैं इनको डॉक्यूमेंट करो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी प्लस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, पर्टिकुलर एबीसीडी की मटेरियलिटी प्लस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और आपने जो भी रिवीजन करी है मटेरियलिटी इसको आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। अब मटेरियलिटी कहाँ पे यूज होती है? सबसे पहले इट हेल्प्स यू टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हो आपको मिसस्टेटमेंट मिलती है, चेक करने के लिए कि वो मटेरियल है कि नहीं, उसमें भी मटेरियलिटी यूज करती है। फिर जब वो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं करता उसका इंपैक्ट कंसीडर करने के लिए भी वी ऑल्सो कंसीडर द मटेरियलिटी। एंड लास्ट में मैंने बोला ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी आर यूज्ड थ्रू आउट ऑडिट। थ्रू आउट ऑडिट मतलब हम सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर हम क्या करते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब जब आपने टेस्टिंग करी और मिसस्टेटमेंट ठीक नहीं कर रहा मैनेजमेंट, तो चेक करना है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो नहीं है, इसका इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके साथ मैं कह सकता हूं योर होल चैप्टर ऑफ मटेरियलिटी इज डन 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 डन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स डन, ऑल द क्वेश्चंस डन। जहां जहां लर्निंग टेक्निक्स की जरूरत थी वो भी मैंने आपके साथ, ठीक है, जहां जहां लर्निंग टेक्निक की जरूरत थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। आई थिंक दैट इज गुड इनफ, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड वट एवर इज योर एक्सपीरियंस डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। दैट्स इट फॉर राइट नाउ। ऐसे ही हंसते खेलते मला कर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।